हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज एक हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भूगोल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोनों की, इंडिया की और वर्ल्ड की, दोनों ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। और स्टार्ट करेंगे हम पहले इंडिया की ज्योग्राफी से। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज स्टार्ट करेंगे हम भूगोल के बारे में। तो भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूगोल को इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, पहला जियो और दूसरा ग्राफी। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का मतलब होता है हमारा अर्थ और ग्राफी का मतलब हो जाता है डिस्क्रिप्शन। हिंदी में बोले तो पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना। यानी जो इसके वर्ड से ही हमें क्या क्लियर होता है, ज्योग्राफी के अंदर हम क्या किस चीज का वर्णन करेंगे? पृथ्वी का वर्णन करेंगे हम। किसमें? ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, ये इसका मतलब है ज्योग्राफी का। और इसमें दो तीन क्वेश्चन है जो एग्जामों में हमेशा आते रहे हैं। पहले वो देख लेते हैं दो तीन क्वेश्चन, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे एक आया हमारा भूगोल के, आधुनिक भूगोल के, क्या आया था एक क्वेश्चन? आधुनिक भूगोल, आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था, आधुनिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर वान और हेम्बोल्ट। हेम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट, जिसको क्या बोला जाता है? आधुनिक भूगोल के जनक बोला जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन जो आता है हमेशा, उसका नाम है ज्योग्राफी शब्द जो ये यूज किया गया था। तो ज्योग्राफी शब्द को जो सबसे पहले यूज किया गया था, किसके द्वारा यूज किया गया था? उसका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज के द्वारा ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले यूज किया गया था। ठीक है, किसका? इरेटोस्थनीज के द्वारा। दो ये हो गए। और तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? किसका? मानव भूगोल, मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? एक ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। मानव भूगोल के पिता, उनका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। क्या नाम है? फ्रेडरिक रैटजेल। लिख देते हैं, क्या नाम है उनका? फ्रेडरिक रैट और जेल। फ्रेडरिक रैटजेल है जो मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी में पूछे गए हैं। आगे करते हैं, इसको बिठा देते हैं एक बार। हाँ जी, अब हम बात करेंगे हमारा जो भारत है, हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, इसके कितने नाम है और क्यों पढ़े? हमारा इंडिया है, इंडिया, इंडिया के कितने नाम है और कौन सा नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया को हम क्या बोलते हैं? एक तो भारत बोल देते हैं, दूसरा हिंदुस्तान बोल देते हैं, तीसरा आर्यव्रत बोल देते हैं, चौथा जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। ये चार पांच नाम है जो हमारे देश के हैं। इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं आर्यव्रत। आर्यव्रत नाम कैसे पड़ा? तो जो आर्य आए थे हमारे उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में आर्यों के बसने के कारण, आर्यों के बसने के कारण, यानी आर्य जो यहाँ आकर बसे थे, इनके बसने के कारण, हमारे उत्तर भारत के अंदर इनके बसने के कारण इसको क्या बोला गया? देश को आर्यव्रत बोला गया। ठीक है, दूसरा आ जाता है भारत। भाई भारत क्यों बोलते हैं अब हम? तो आर्यों के एक राजा थे जिनका क्या नाम था? भरत। किसके राजा थे? आर्यों के राजा। अब कैसे राजा थे? शक्तिशाली राजा थे। आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम क्या था? भरत। उनके नाम पर यह नाम पड़ा भारतवर्ष। ठीक है, क्या नाम पड़ा था? भारतवर्ष नाम पड़ा था हमारे देश का। फिर आ जाता है हिंदुस्तान।
तो हिंदुस्तान जो नाम दिया गया था वो दिया गया था ईरानियों के द्वारा। जो ईरानी हमारे भारत में आए थे, जिनको पारसी बोलते हैं, ईरानी, ठीक है, उनके द्वारा हमारे भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया था। और इंडिया नाम जो दिया गया था वो यूनानियों द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? यूनानी आए थे हमारे देश में, तो यूनानियों के द्वारा इसको क्या नाम दिया गया? इंडिया नाम दिया गया। एक आ जाता है फिर जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप किसके नाम पे दिया गया? जम्बू द्वीप जो हमारे बौद्ध ग्रंथ है, भारत के बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ हो गए, या हम पुराणों की बात कर लें, जो पुराने हैं हमारे, तो इनके अंदर जो हमारे देश का नाम लिखा गया है वो जम्बूद्वीप लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे भारत देश के बारे में है, कैसे इनके नाम पड़े, इसके बारे में अब आगे बात करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। अब हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति कहाँ पर? ग्लोब के अंदर, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्लोब के ऊपर। ग्लोब देखा ये सबने कैसा होता है? गोल ग्लोब होता है, इसके ऊपर हम अपनी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा भारत देश कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? हमारा भारत देश कहाँ पर है, ये इसके अंदर हम देखेंगे। पहले इस ग्लोब के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा ये ग्लोब है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो ग्लोब है इसके ऊपर एक लाइन ये होती है, ठीक है। इस लाइन को क्या बोला जाता है? इस लाइन को बोला जाता है वृत्त। क्या बोला जाता है? वृत्तवत बोला जाता है। और भूमध्य रेखा बोला जाता है इसको। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा बोला जाता है इसको। तीसरे इसके ऊपर बोला जाता है विषुवत बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा। इस रेखा को 3 नामों से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ग्रेट सर्कल, कोई पूछे तो। भूमध्य को बोल देते हैं इक्वेटर रेखा, इक्वेटर लाइन, ठीक है। ये इस लाइन के नाम है। और ये लाइन कहाँ होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारी लाइन होती है, जो क्या करती है? जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। 2 बराबर हिस्से कौन कौन से? जिसमें जैसे हमारा एक तो ये हो जाता है और एक हो जाएगा ये, 2 हिस्सों में बांट दिया। तो नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाला क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ये 2 हिस्सों में हमारा जो पृथ्वी है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब ये जो रेखाएं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जो ये ऐसी रेखाएं इसके अंदर होती हैं, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही हमारे को पता चलेगा कि हमारा भारत किस एंगल पर है और किस जगह बसा हुआ है। तो हम इन्हीं के ऊपर ही वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई 0 डिग्री पे। जो ये लेटी रेखा है इनको हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। जो लेटी होती है उनको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। और दूसरी एक ये आ जाता है, हम यूं देख लेते हैं, जो ऐसे होती हैं रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं हम? देशांतर रेखाएं। इनको क्या बोलेंगे? देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये 2 हिस्से हैं, 2 रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसमें भी हम बात करें तो अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन। और इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये भी याद रखना, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता दिया आपको। अब देखते हैं जो हमारी ये रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य, वृत्तवत या विषुवत रेखा है। हम बोलते हैं इस मीडिएटर को, इस इक्वेटर लाइन को हम ये बोलते हैं। इसके बाद ये लाइन होती है दूसरी, जो कहाँ होती है? 23 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। एक इसका ध्यान रखना, जो ये होएगी इसको तो हम बोलेंगे डिग्री, और जो नंबर के ऊपर ये लग जाएगा ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे? मिनट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया इस हिसाब से? 23 डिग्री 30 मिनट पर ये दूसरी रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा, ठीक है। ऐसे एक यहाँ पर है, ये भी 23 डिग्री और 30 मिनट पर है। इस रेखा को क्या बोलते हैं हम? मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा बोलते हैं इस रेखा को। तो ये 2 रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे है। इस लाइन के ऊपर एक चीज और है,
हमारा जो सूर्य देवता सूर्य भगवान निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? पूर्व दिशा से निकलते हैं। और पूर्व दिशा से निकल के वो इसी एरिया के अंदर जो ज्यादा हीट होती है, जो ज्यादा हीट होती है हमारी अर्थ के ऊपर पूरी पे, वो इन दो रेखाओं के बीच में ही सबसे ज्यादा हीट मिलती है, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पर मिलता है। बाकी इधर इधर साइड में टेम्परेचर नहीं मिलता है, यहाँ मौसम ठंडा रहता है। तो इसीलिए, और हमारा भारत कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा पर। हमारे देश के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है ना हमारे देश में से, और कर्क रेखा क्या करती है? हमारे देश को दो हिस्सों में बांटती है। तो ये कर्क रेखा है, ये हमने देखा, ये हमारा भारत को इसने बांट दिया दो हिस्सों में, ऊपर वाला नीचे वाला। अब ये रेखा के अंदर किधर आ रहा है? कर्क रेखा के नीचे, यानी गर्मी है। गर्मी वाले इलाकों को यहाँ क्या बोलेंगे? इसको उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय। हमारा जो प्रायद्वीप भारत है, जो दक्षिण वाला भारत है, वो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। और जो हमारा उत्तर वाला भारत है, वो क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय, यानी यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा माहौल रहता है। ठीक है, ये दो हिस्सों में हमारा भारत बढ़ जाता है। ठीक है, कौन सा? नीचे वाला कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय, ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंधीय। ये दो तरह के मौसम है जो हमारे भारत देश के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसको, अब बात करते हैं आगे। भाई ये तो है हमारा भारत, हमने लगा लिया भारत हमारा इस जगह पर है। तो हम जो आपने गूगल मैप के अंदर भी देखा होगा, जो वो काम करता है, कैसे काम करता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इन दोनों के ऊपर ही हमारा गूगल मैप भी काम करता है फॉर एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। ठीक है, हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपने भारत देश को ढूंढने के लिए क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का प्रयोग करेंगे कि भाई किस अक्षांश, किस देशांतर रेखा के ऊपर हमारा देश होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि जो हमारे अक्षांश है, अक्षांश रेखाओं में हमारा देश कहाँ पर है? तो अक्षांश कितना है हमारे भारत का? जो अक्षांश है वो कितना है? अक्षांश है जो हमारे भारत का, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री और 6 मिनट तक। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक ये है। तो 8 डिग्री, अब जब यहाँ से हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो क्या है? 23 जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो ये हमारा जो पॉइंट पड़ेगा वो कितने पड़ेगा? 8 डिग्री और 4 मिनट पे। और जो ये ऊपर का लास्ट पॉइंट पड़ेगा, ये पड़ेगा 37 डिग्री और 6 मिनट पे। ये क्या है? हमारे देश का अक्षांश है। और ऐसे ही अगर हम देशांतर की बात करें, अगर हम ऐसे देशांतर की बात करें तो देशांतर ये पड़ेगा, यानी यहाँ पर अगर हम लगा के देखें तो ये हो गया हमारी क्या? देशांतर रेखा है। और यूं यूं चलेगी, ये यूं बाई यूं डिवाइड कर रखी है, यूं करके यूं डिवाइड हो रखी है। तो इसके अंदर जो हमारा ये एरिया है और ये एरिया है, ठीक है, यानी ये दो पॉइंट कितने पर होंगे? देशांतर रेखाओं के अंदर हम ये देखेंगे। तो हम ये देखें इधर वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट कितना आएगा? ये वाला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा 68 डिग्री और 7 मिनट। कितना? 68 डिग्री, यानी ये पॉइंट कितना है? 68 डिग्री और 7 मिनट से लेकर के 96 डिग्री, सॉरी 97 डिग्री और 25 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक है, इतना नहीं, इसके साथ में एक चीज और याद रखनी है। ये हमारा कहाँ पड़ता है? इसमें हम बात करें तो ये क्या होगा? पूरब, ये पश्चिम, और हमारा भारत का है इस जगह तो पूरब। तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? पूरब। ठीक है, क्या लगाएंगे इसके पीछे? पूरब। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक हमारा भारत की लोकेशन है। देशांतर में अक्षांश के अंदर है 8 डिग्री 4 मिनट। अब इसमें आप बताओ क्या लगेगा पीछे इसके अंदर? यहाँ पर है तो कौन सा पड़ जाएगा? उत्तर पूर्व पड़ेगा, जो हमारा इस साइड में पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या लगाएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पूर्व से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर पूर्व में पड़ेगा हमारा देश। ठीक है, ये है इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर और। चलो अब हम बात करेंगे अपने भारत के बारे में। ये छोटा सा मैप बना है भारत का, इसके अंदर हम क्या देखेंगे? हमारा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी लास्ट जो पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इन 4 पॉइंटों के बारे में बात करेंगे।
जैसा हमने देखा हमारा जो उत्तर का पॉइंट था क्या पड़ा था, यानी अक्षांश के अंदर अगर हम देखें, पहले अक्षांश की बात कर लेते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री और 6 मिनट तक ये पड़ रही थी हमारी अक्षांश के अंदर। तो अक्षांश में ये पॉइंट कहाँ पड़ता है, इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये पॉइंट पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में ये पॉइंट पड़ता है। नाम है केप कोमोरिन। क्या नाम है इस जगह का, केप कोमोरिन। इस जगह का नाम क्या है, केप कोमोरिन। और पड़ती कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। ऐसे ही ये है जो हमारा, ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल बोलते हैं इस पॉइंट को। और ये कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में ये पॉइंट पड़ता है। जम्मू कश्मीर नहीं, ये पीओके में पड़ता है। ये पॉइंट पड़ता है हमारा पीओके के अंदर, ये पॉइंट पड़ता है। अब हम देखें, जो हमने देखा था भारत का कितना दिखा रहा था, 8 डिग्री 4 मिनट दिखा रहा था। जो हमने अभी लास्ट पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट दिखा रहा था। लेकिन ये कहां पर, ये स्थलीय सीमा के ऊपर है। कहां पर, स्थलीय सीमा, यानी जो पूरा भारत एक साथ टच है, सारी स्थलीय सीमा उस पर है। अगर इसी की अगर हम बात करें कहा, अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार की जो ये लास्ट सीमा पड़ती है 6 डिग्री और 4 मिनट में। कहां पड़ती है, 6 डिग्री 4 मिनट में पड़ती है। और जगह का नाम क्या है, ग्रेट निकोबार में। कहां पड़ती है, ग्रेट निकोबार में। और जो हमारा इंदिरा पॉइंट पड़ता है, जो हम दक्षिणतम बिंदु जिसको हम कहते हैं, किसको बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये पड़ता है कहां पर है, इधर ही ग्रेट निकोबार के अंदर ही है पड़ता है। कहां पर, ग्रेट निकोबार के अंदर ही है पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम हमारे देशांतर के लिए। तो देशांतर के लिए जो हमारी ये कितनी आ रही थी यहाँ पर, 68 डिग्री और 7 मिनट ये आ रही थी हमारे यहाँ। और इधर कितना था, 97 डिग्री और 25 मिनट ये आ रही थी यहाँ पर। तो अब इस जगह में क्या नाम पड़ता है और किस राज्य में पड़ता है, इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा पड़ता है गुजरात राज्य के अंदर। कहाँ पड़ता है, गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। और ये जगह का नाम क्या है, गोहर माता। क्या नाम है, गोहर माता इस जगह का नाम है। ऐसे ही जो यहाँ हमारा पड़ता है, जो लास्ट पूर्व का बिंदु पड़ता है, उसका नाम क्या है, किबिथु। किबिथु क्या पड़ता है, किबिथु। और ये जगह कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। जगह कौन सी पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जगह पड़ती है, जिसका नाम क्या है, किबिथु नाम है उस जगह का नाम का। एक छोटा सा गांव है वहां पर, जो हमारा लास्ट पूर्वतम बिंदु जो पड़ता है, एकदम पूर्व का लास्ट बिंदु पड़ता है, वो है, नाम क्या होगा, किबिथु। ठीक है, ये होगा इसका नाम। अब एक चीज और ले लेते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं हमारा। वो क्या है, इसके जो हमारे कोस्टल एरिया है, यानी जो हमारे ये कोस्टल एरिया है, जो समुद्र तट के एरिया, कोस्टल एरिया यानी समुद्र तट के जो एरिया है, उनके बारे में, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात के नीचे गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर केरल आ गया तुम्हारा, केरल के बाद फिर यहाँ आ जाता है तुम्हारा तमिलनाडु आ जाता है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आ जाता है, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल आता है। ये हमारे क्या है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल स्टेट है। इनके बारे में बात करेंगे डिटेल वीडियो में, नेक्स्ट में बात करेंगे इसके बारे में सारी चीज। और ठीक है, अब एक चीज और है जो हमारा रहता है, क्या नाम है, कर्क रेखा। किसकी बात करेंगे हम, कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कर्क रेखा क्या है, जो हमारे देश को बांटती है, मीडिएटर है। ठीक है, जो हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट देती है। अब कर्क रेखा को याद करने के लिए आपके लिए 2 ट्रिक लेके आए, उन 2 ट्रिकों से कर्क रेखा को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहली है उसके अंदर गमछा, झाड़ मित्र पर, गमछा झाड़ मित्र पर, यह है। क्या बताएगी इस ट्रिक से, इस ट्रिक से हमें पता चलेगा कि जो कर्क रेखा है वो हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें ये हो जाएगा पहले गुजरात के लिए, मैं हो जाएगा एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, 6 हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा झाड़ हो जाएगा झारखंड के लिए, झारखंड के लिए हो जाएगा, मित्र हो जाएगा
मित्र में मी आ जाएगा पहला मिजोरम के लिए, ये आ जाएगा त्रि, ये हो जाएगा त्रिपुरा के लिए, किसके लिए, त्रिपुरा के लिए। फिर पर आ जाता है, पे आ जाता है पश्चिम बंगाल के लिए, किसके लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। और रे हमारा आ जाता है राजस्थान के लिए, किसके लिए, राजस्थान के लिए। यानी कितने स्टेट हो गए, 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा कितने स्टेटों से गुजरती है, 8। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरती है। एक ट्रिक ये हो जाती है, एक ट्रिक और देख लेते हैं, एक ट्रिक और देख लेते हैं। अब दूसरी ट्रिक है, इसका क्या नाम है, मगरमच्छ झपटा। क्या नाम है, मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटा। इसके बारे में देखते हैं। तो मैं से हमारा क्या हो जाएगा, एमपी, जी से गुजरात, रे से राजस्थान, फिर मैं से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, जय से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल और टी से टी ए, ये होएगा टी ए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मतलब, त्रिपुरा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने, 8 राज्यों से हमारे देश में से जो कर्क रेखा है वह गुजरती है। तो बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये ट्रिक, और कैसा समझ आया आपको, हमारे पहला सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।